नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़पंच पे। मैं हूं पथिक। कल मैंने जो वेलकम वीडियो बनाई थी वो एक वेलकम सॉन्ग की तरह हो गया, थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। एक हमने एनवायरनमेंट का क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि कई बार पूछा गया है। हमने एंशियंट हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसके अलावा हमने पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। करंट अफेयर्स से हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो ये एक ओवरव्यू था कि किस डायरेक्शन में हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। और अगर आप नए हैं, आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि आप एक बार पहला वीडियो ज़रूर देखें। उससे आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी कि हम पढ़पंच में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो नंबर 1 वो लोग जो तैयारी करने की सोच रहे हैं और करना चाहते हैं, उनको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि जीके या फिर जिसे जीएस भी बोला जाता है, जीके जीएस से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और वो रोटेट हो के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। दूसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपको काम आए या फिर आपका रिवीजन उससे हो सकता है। तो आप जब उन क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको आते होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और कई बार ऐसा होता है कि रिटेंशन नहीं रहती है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा तो ब्रशअप करने के लिए। और तीसरे, हर वो व्यक्ति जिनको कुछ नया सीखने की लालसा होती है, जो कि मेरा मोटो भी है, यर्न टू लर्न। तो कुछ नया सीख लोगे तो कुछ नुकसान नहीं है। वही कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया, या फिर वही क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो, उसको क्या पता नहीं था कि इंडिया यहाँ पे है, वो यूरोप से इस तरफ ही क्यों गया, वो यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं आया। तो इस टाइप के कई सारे सवाल हैं जो अच्छे लगते हैं, आप जानेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए मैं पढ़पंच को शुरू करता हूँ। आओ पढ़पंच करते हैं। तो ये देखिए, ये सवाल है, इसकी सिग्निफिकेंस देखिए आप कि ये सवाल कब पूछा गया था। ये 2001 में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया, फिर 2013 में भी यही सवाल आ गया, और कोई बड़ी बात नहीं है 2022 में आ जाए, 23 में आ जाए, 25 में आ जाए, 21 में आ जाए। तो ये सवाल क्या है, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज़ सुप्रीम। सुप्रीम यानी सर्वोपरि, सबसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम जो पूरी पॉलिटिक्स है, कैसे देश गवर्न होता है, कहाँ से पैसा आएगा, वो कैसे खर्चा होगा, और पॉलिटिकल सिस्टम हर देश को चलाता है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। तो इसमें सबसे ऊपर क्या है? ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, देशों में होते हैं, हर देश में होगा। कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी सर्वोपरि होती है भाई। रिलीजन, भाई कई जगह रिलीजन भी होता है, थियोक्रेटिक नेशंस होते हैं, वहाँ रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अगर ये इंडियन की जगह कुछ और होता तो फिर हमें देखना पड़ता। अब जैसे यूके है, यूके में सबसे ऊपर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ की, और जितने भी फैसले होते हैं सब कुछ, मतलब इंडिया में तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट भी नलीफाई कर देती है जो लॉज बनाती हैं पार्लियामेंट, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। और आपको शायद पता भी होगा, या मैं बता देता हूँ, कि ब्रिटेन एक कंट्री है जिससे बहुत सारी कंट्रीज़ बनी है, क्योंकि कॉलोनी सिस्टम था, कॉलोनियल टाइम्स थे। तो यूएसए भी ब्रिटेन से ही आज़ादी ली थी उसने 1776 में, और उसके बाद इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया का तो जानते हैं, और भी कई ऐसे देश थे। तो लेकिन यूके का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आप कहोगे कि भाई वो कैसे काम चलता है वहाँ पे, तो हैं, और उसमें प्रेसिडेंट्स होते हैं और अलग तरीके से है उनका सिस्टम, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बस। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और बहुत बड़ा है, और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे सुप्रीम होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। और अगर ऐसा कोई सवाल आए तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं भाई पार्लियामेंट भी बड़ा है, रिलीजन भी कोई मार सकता है, ऐसी बात नहीं है, गलती तो सबसे होती है, टू एयर इज़ ह्यूमन। तो ये है। अब हाँ, अब आज मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ये किया है कि कुछ सवाल ही लूँगा और एक ही टॉपिक से लूँगा, जिससे थोड़ा एक स्ट्रक्चर भी बनता रहेगा। और मेरे जो सवाल मैं टॉपिक्स उठाता हूँ वो HY, हाई यील्डिंग होंगे। हाई यील्डिंग मतलब कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं और आपको उसमें कितना मिल रहा है, उस पर मैंने थोड़ा फोकस किया। ठीक है, तो अगर एक तरीके के 10-12 सवाल एक टॉपिक से हो जाएंगे, और अगर 10 मिनट के वीडियो में आप 1 मिनट के वन लाइनर्स, एक मैंने बताया था ना, आप छोटी सी एक नोटबुक में एक एक लाइन लिख लीजिए बस, और उसको रिवाइज करते चलिए, तो आगे आपको बहुत काम आएगा। आप नहीं चाहें तो दोबारा वीडियो भी मत देखिए, आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए बस। तो इस तरीके से हम जब प्रोसीड करेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो आज कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही कुछ बता देता हूँ। आज करंट अफेयर्स वो सब नहीं लूँगा, बाद में और हम एड्रेस करेंगे। अब छोटे छोटे वीडियोज़ आएंगे, और पहला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो वीडियोज़ जो आते रहेंगे आप उसको कंटिन्यूस देखते रहिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं खैर बताने की, और अगर आप ज़्यादा इच्छुक हैं तो किताब भी पढ़ सकते हैं। भाई किताब को कोई भी बीट नहीं कर सकता। किताब की जो पढ़ाई होती है ना,
वो सबसे बड़ी पढ़ाई है। लेकिन होता क्या है कई बार कि आप किताब पढ़ते हैं, मोनोटोनस हो जाता है, उसके बाद रिटेन नहीं कर पाते हैं इस तरीके से। तो ये जो वीडियोज़ हैं ये बस आपके रिवीजन के पर्पज़ है। मान लीजिए आपने नहीं भी किताब पढ़ी है, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बता दी, अगर वो सवाल आ जाएगा, और मैं सवालों से इसलिए बताता हूँ कि आप देखिए कि सवाल आते हैं वही सब। अगर मैं ऐसे लिख के बता देता कि क्या सुप्रीम है, ये सवाल आया, एक बार को ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, ट्रस्ट नहीं कर पाते लोग। इसीलिए मैं डायरेक्ट सवाल लाता हूँ सामने आपके कि सवाल देखो, सवाल से समझो क्या हो रहा है। भाई रियल लाइफ में आप तैयारी कर रहे हो, आपको सवाल सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। और जो मैं डिस्कशन करता हूँ, डिस्कशन से एक इम्पैक्ट ये आता है कि जब हम बातों बातों में कोई चीज़ पढ़ जाते हैं, आप एग्जाम में बैठोगे, आपको ध्यान आ जाएगा, अरे हाँ यार वो ऐसा था, या अरे वो तो हमने लिखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस चैनल इज़ दी ओनली थिंग जो आपको सक्सेस दिलाएगी, लेकिन ये एक एटीट्यूड क्रिएट करेगी आपका कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं और कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत प्यारा है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। मतलब अगर आप यूएस वगैरह का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो 4-5 पन्ने में खत्म हो जाता है, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉयर्स ने बनाया था, ये भी एक कारण है। बहुत ही लीगल टर्म्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में सभी कुछ डाल दिया है। मतलब आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सो वास्ट ना, उसमें सब कुछ है। तो उसका जो एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर जानना इसलिए जरूरी है। आगे मैं और जब क्वेश्चंस लूँगा कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के, तो उसमें वो सवाल आएंगे, उसमें और बता दूंगा। लेकिन अभी क्या है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सवाल। तो बस एक स्ट्रक्चर समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसमें एक तो पहले प्रीएम्बल यानी उद्देशिका दे रखी है, उसमें बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, वो कैसे आई क्या आई। जब हम प्रीएम्बल के क्वेश्चन उठाएंगे तब उसमें करेंगे, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट्स में है। पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं इस समय, ठीक है। 22 पार्ट्स हैं। जैसे पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कि भाई इंडिया एक यूनियन है ना, देश है, यूनियन है, स्टेट्स हैं बहुत सारी, उसका एक यूनियन है, उसमें कई सारी टेरिटरीज हैं, तो उसके बारे में। और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेड्यूल्स में बटी हुई है। मतलब कई सारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेड्यूल में है। शेड्यूल कितने हैं हमारे? वो हैं 12। तो जैसे शेड्यूल 1 है, उसमें सारी यूनियन एंड टेरिटरीज का सारा लेखा जोखा, ठीक है। और शेड्यूल 2 है, उसमें कुछ है। शेड्यूल 3 है, उसमें कुछ है। कुछ शेड्यूल बाद में डाले गए थे अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो सब है, ठीक है। वो जब हम आगे बढ़ेंगे बताएंगे। तो मतलब अगर इस टाइप के टर्म्स आए तो डरने की जरूरत नहीं है कि अरे यार ये कहाँ से आ गया। तो शेड्यूल 12 है। शेड्यूल में क्या है, एक तरीके से ऐसे समझिए कि एक लिस्ट टाइप की है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ शेड्यूल्स में डाल दिया। भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में ही सब लिख देते तो वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका वैसा हो जाता है। तो 12 शेड्यूल हैं, 22 पार्ट हैं। पार्ट 1 है यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 2 में कुछ है सिटीजनशिप है, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें मतलब जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो पार्ट 3 में आते हैं। फिर पार्ट 4 है, ठीक है, DPSP कहते हैं उसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वो क्या है, वो सब मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो और उसके बाद जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स भी हैं अलग अलग, और मतलब बेसिक आप ये समझ लीजिए। और बाकी सब चीज़ें आर्टिकल्स। अब जैसे पार्ट 1 है, उसके अंदर एक कुछ लिखा है, दो इंडिया दैट इज़ भारत, ये आर्टिकल 1 हो गया। फिर आर्टिकल 2 में बता दिया कि ऐसा है कि अगर कोई नई स्टेट को एडमिट करना है इंडिया के अंदर, तो उसमें कैसे नंबर आर्टिकल 3 है, उसमें कि कोई बनी बनाई स्टेट है उसको ऑल्टर करना है, उसको काट के अलग करना है, या फिर 3 को जोड़ के एक बड़ी स्टेट बनानी है। ये सब फ़र्क क्या है 2 और 3 में, कि 2 में नई स्टेट कोई आएगी, मान लो भाई कोई कंट्री है, उसका कोई हिस्सा हमने ले लिया या कोई ट्रीटी के थ्रू हो गया, जिस भी तरीके से, तो और वो आर्टिकल 2 के थ्रू होगा। और कोई बनी बनाई स्टेट है या स्टेट्स हैं मल्टीपल, तो इस तरीके से, ठीक है। तो आर्टिकल्स हैं। तो जैसे आता है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में, कि जैसे आर्टिकल 110, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये मनी बिल से रिलेटेड। मनी बिल क्या है, ये वो सब भूल जाओ, अभी जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो फिर उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने डील कर लिया, ठीक है। अब अगले पे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आज बेसिकली मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो उस टाइप के लिए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बोरोड चीज़ें हैं। बोरोड का मतलब होता है ली हुई। अब इसको नेगेटिव कॉन्नोटेशन में नहीं देखना, क्योंकि भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ी चीज़ थी, उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इतने सारे पढ़े लिखे लोगों ने मिलकर बनाया है, तो उससे कहीं ना कहीं उन्होंने एक आइडिया ले लो या इंस्पिरेशन ले लो, लेके बनाया, ठीक है। तो भाई बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं। जैसे मैंने बताया था 1776 में यूएसए आज़ाद हुआ था, तो 1787 में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, ठीक है ना। तो उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे भी बहुत कुछ हमने बोरो किया है। ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और USSR, जर्मनी, हर जगह से कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमने ली हैं, ठीक है। और जैसे कि आप आर्काइव्स में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो सबने बहुत सारी बातें कही हुई हैं। अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि हमने अच्छी चीज़ें सबसे ली हैं, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है और बोरोड है। तो कई लोग पैच वर्क भी बोलते हैं, कि जैसे थियरी लगाते हैं ना कपड़े में, कि ऐसे ऐसे जोड़ के बनाया है। तो आज के सवाल थोड़ा सा वही हैं कि बोरोइंग कहाँ कहाँ से हुई है। ये सब हाई यील्डिंग क्वेश्चन हैं, और ये वो हैं लो
हैंगिंग फ्रूट, जो मैं कल आपको बता रहा था ना कि सबसे ज़्यादा फल जो तोड़ लेगा एग्ज़ाम में वो जीत जाएगा। आपको सारे नहीं तोड़ने हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप यही नहीं तोड़ पाओगे तो फिर ये तोड़ोगे कैसे, है ना। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स को आपको पहले एड्रेस करना है, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, बस सिंपल टर्म्स में समझो, ये बातचीत के थ्रू ही ना, प्रपंच के थ्रू जब आप समझोगे तो शायद दिमाग में रह जाए कहीं ना कहीं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि भाई देखो, इंडिया की पार्लियामेंट है, वो कोई कानून बनाती है। अब वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत जो हैं, प्रिंसिपल से मैच करता है या फिर नहीं करता तो मतलब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो उसकी जो एक स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, वेलफेयर को मानता है देश के, मतलब जैसे आप समझिए। तो जुडिशियल रिव्यू में बस ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है इंडिया का, हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो उसको पावर है कि वो किसी भी कानून को नलीफाई भी कर सकता है, मतलब उसको रद्द कर सकता है, या फिर उसको अप्रूव कर देगा अगर ठीक होगा। तो ये कहाँ से आया है, तो ये आया है यूएसए से। मैंने जैसे बताया था ना, यूएसए भाई बहुत पहले आज़ाद हो गया था, बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसने। तो उसने बहुत ओरिजिनल थिंकिंग जो होती है बहुत है वहाँ पे, और आज भी है, ऐसी बात नहीं है। और इंस्पिरेशन हर जगह से है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से उन्हें इंस्पिरेशन मिला। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो फ्रेंच ने यूएसए को गिफ्ट करी थी, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब जो टर्म्स हैं ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे, ठीक है। और कई सारे फिलोसोफर्स हैं यूरोप के और यूएस के, जिनके थॉट्स भी मिलते जुलते हैं। वो तो खैर एक कहने की बात है। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से आया, ठीक है, इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। प्रीएम्बल उद्देशिका। उद्देशिका कहाँ से आई है, उद्देशिका ये भी यूएसए से आई है। इसमें क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बड़ा, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है उसको एक समझिए जिस टाइप की है वो प्रीएम्बल में बता दी गई है कि हाँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके उद्देश्य क्या है, कि हम लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे, और इस तरीके से सब बता दिया गया है। ये प्रीएम्बल जो है ये सबसे पहले यूएसए ही लाया था। तो यूएसए में था, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बोला कि नहीं भाई ये अच्छा आइडिया है, इसको हम बोरो करते हैं, और हमने दे दिया, ठीक है। अगला, इंडियन फेडरलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री। फेडरलिज्म क्या होता है भैया, फेडरलिज्म मतलब भाई इंडिया है, इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं अंदर। तो वो जो स्टेट्स हैं उनकी भी अपनी गवर्नमेंट होती है, और सेंटर में अपनी अलग गवर्नमेंट होती है। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है फेडरल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, मतलब सेंटर और स्टेट के रिलेशंस, वो फेडरलिज्म हो गया, ठीक है। तो इंडियन फेडरलिज्म किस टाइप का है कि भाई स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास बहुत पावर होती है, लेकिन जो पीएम होता है उसके पास पूरे देश में पूरी पावर होती है। तो आप कहेंगे भाई उस स्टेट पे उसका कितना पावर है, तो पीएम की हाँ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जिस देश में सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है उसको कहते हैं यूनिटरी, और जिस देश में स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है वो कहते हैं फेडरल। और हर देश फेडरल और यूनिटरी के बीच में कहीं लाई करता है, या तो भाई पूरा यूनिटरी गवर्नमेंट होगी कि सेंटर सबसे पावरफुल है, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, और या तो फेडरल होगा जिसमें स्टेट पे बहुत पावर होगी, इसके भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। और बीच में कहीं बाकी कंट्रीज लाई करती हैं, इंडिया यहाँ पे कहीं लाई करेगा, क्योंकि इसमें जो फेडरलिज्म है इंडिया का वो प्योरली यूनिटरी नहीं है और प्योरली फेडरल भी नहीं है, इसको क्वासाई फेडरल भी बोला जाता है, यानी बीच में कहीं है। लेकिन देखा जाए तो सेंटर पे थोड़ी सी ज़्यादा पावर है। तो इंडियन फेडरलिज्म किस टाइप का है, ये कहाँ से आया, मतलब हम कैसा बनाना है। तो देखो यूएसए में तो फेडरल है, प्रॉपर फेडरल है, ठीक है। तो यूएसए से तो नहीं आया क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स पर अच्छी पावर होती है। तो इसका आंसर है कनाडा। जैसे कनाडा में है गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है कि स्टेट पे भी पावर दी गई हैं, सेंटर को भी पावर दी है, लेकिन सेंटर पे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये कनाडा में है, और इंडिया ने ये जो स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का ये कनाडा से फॉलो किया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। अब ये क्वेश्चन था। अब देखो जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आप नज़र रखना इस चीज़ पे कि ये सब कहाँ कहाँ पूछे जा रहे हैं। देखो पीसीएस और आईएएस के क्वेश्चंस इसलिए इधर उधर घूम के आते हैं क्योंकि इंडिया में सबसे बड़े जो अफसर चुने जा रहे हैं सेंटर में यूपीएससी से, और स्टेट्स में स्टेट रिस्पेक्टिव जो भी पीसीएस हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, वहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो इनके सवाल घूम फिर के आते रहते हैं क्योंकि ये यार इतने बड़े एग्जाम्स के सवाल हैं। तो इनको अगर आप थोड़ा सा कमांड करके चलोगे तो आप चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लर्क की कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, तहसीलदार की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें ये सब घूम फिर के क्वेश्चन आएंगे। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, अब यार इसमें इंडिया की बातें हो रही हैं ना, अब या तो ऐसा होता कि पर्टिकुलर किसी स्टेट का कोई क्वेश्चन है वो भी आ सकता है। अगर अब जैसे भाई चिल्का लेक है कहाँ है, तो वो उस स्टेट में भी पूछा जा सकता है, वो इंडिया में पूछा जा सकता है। तो यही है, तो ये आप इन पे थोड़ा सा नज़र रखिए कि ये कहाँ कहाँ के कैसे सवाल हैं, मतलब
जिससे आपको एक पर्सपेक्टिव क्रिएट होगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ है, ठीक है। इंडिया ओनली तो है ही नहीं भाई इंडिया में, क्योंकि इंडिया ने तो बोरो किया, अभी हमने क्वेश्चन देखा था। यूएसए ओनली, भाई यूएसए से तो बोरो ही किया था, यूके की तो बात ही नहीं हुई थी, मैंने बताया था यूके में तो पार्लियामेंट सर्वोपरि है। तो इंडिया एंड यूएसए, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो ये ऐसे कई बार सवाल इधर उधर से आते हैं, अब ये आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स बनते जा रहे हैं। हाँ, ये सवाल है, कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का वो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था पार्ट्स में डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट से रिलेटेड चीज़ें कुछ शेड्यूल में पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे 12 शेड्यूल हैं, तो उन्हीं में से एक शेड्यूल है 7th शेड्यूल, ठीक है। 7th शेड्यूल में क्या है, लिस्ट है। लिस्ट किस चीज़ की है भाई, देखो ये देश है हमारा, ठीक है। इस देश में कई सारी स्टेट्स हैं और हर स्टेट में अपनी गवर्नमेंट होती है, सेंटर की अलग गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट का मेनली काम क्या होता है, नियम बनाना, लॉज बनाना, जिसको लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, ठीक है। देखते हो ना आप, एक्ट्स बनाते हैं, फिर पहले बिल आते हैं, फिर वो एक्ट बनते हैं, वो सब कैसे होता है वो सब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अभी आप ये समझ लो कि बस जो लिस्ट है उसका पर्पस क्या है, 3 तरीके की लिस्ट है। पहली होती है आपकी यूनियन मतलब सेंटर की, सेकेंड स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की, थर्ड कॉन्करेंट यानी दोनों की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ चीज़ें डली हुई हैं, जैसे डिफेंस हो गया, ये क्या है, डिफेंस एक चीज़ है भाई, देश की रक्षा, ठीक है। और फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं कि इन पे कानून कौन बनाएगा। तो ये सब जैसे यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया कि यूनियन ही बनाएगी, इस पर भैया स्टेट नहीं बनाया। अब स्टेट मान लो कोई कहे कि नहीं हम तो भैया अपनी उत्तर प्रदेश की अलग आर्मी बना रहे हैं, देखो वो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन डिफेंस जो है देश का डिफेंस वो सेंटर के ही हाथ में, ठीक है। वैसे स्टेट लिस्ट में वो सब आइटम्स हैं जिस पे स्टेट कानून बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है वो है जिस पे दोनों बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी है कि अगर कुछ क्लैशेज होते हैं तो सेंटर का हावी होगा स्टेट के ऊपर। तो इसीलिए जो हमारा फेडरल सिस्टम है ना वो थोड़ा सा यूनिटरी की तरफ बढ़ता है, हालांकि वो प्योर यूनिटरी नहीं है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट अब आप समझ गए, इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय, कहाँ से आई थी भाई साहब, तो ये आई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। अब भाई सबसे बढ़िया, अब इसको याद करने का जो भी आप तरीका, भाई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए जाना जाता है, कॉन्करेंट क्रिकेट से मिलता जुलता शब्द है, कॉन्करेंट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये है बोरो कहाँ से हुआ था कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, ठीक है। और द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये देखो कितनी बार यार ये सवाल आए हुए हैं अलग अलग सालों में। अब ये तो इत्तेफाक है कि यूपी पीसीएस के मेंस में ही पूछ लिए इतनी बार, लेकिन ये और जगह पे भी आते ही रहते हैं, ठीक है। अब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट, फिर से वही सवाल आ गया, देखो फिर से ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर, भाई आंसर थोड़ी बदल जाएगा, है ना, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, आपको अब आंसर पता चल चुका है, अभी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP, बताया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है देखो फ़र्क समझो, मैं बताया था पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके मौलिक अधिकार। DPSP इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी ध्यान नहीं है, मैं लिख दूंगा या फिर आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, फ़र्क क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, जो आपको अधिकार दिए हुए हैं, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट पे जा सकते हो, कोर्ट आपको रिट्स की मदद से, वही है आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो कोर्ट आपको कहेगा नहीं इसके अधिकारों का उल्लंघन मत करो। DPSP क्या है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव। फंडामेंटल राइट नेगेटिव क्या है कि जो स्टेट है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि देश की जो गवर्नमेंट है वो आपके खिलाफ कुछ ना कर पाए, इसलिए आपको अधिकार दिए हैं। तो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि जो अधिकार आपको दिए गए हैं मतलब स्टेट से लिए गए हैं। और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बता दी गई हैं गवर्नमेंट को कि ये आपको करना चाहिए, कि भाई आप सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कीजिए, आप सबको अच्छे से काम प्रोवाइड करिए, आप फार्मर्स की मतलब वेलफेयर के लिए काम करिए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके पीछे इतना बवाल है वो भी है इसी में, ठीक है, कि आप वो भी ले आइए। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं ये, तो ये पार्ट 4 में आते हैं। बस इसमें फ़र्क ये है कि अगर जो इसमें लिखा है वो नहीं गवर्नमेंट करती तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो दिग्गज थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले, उन्होंने बोला था कि एक प्रेशर में ही वर्क होगा, और नहीं वर्क हो भी रहा है। कई सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी की चीज़ें हैं उसको सरकारें इंप्लीमेंट करती हैं, जैसे शराबबंदी जैसे बिहार में हो गई है और गुजरात में तो पहले से थी। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गांधीयन, इसमें भी डिवीजन है, नहीं तो एक गांधीयन प्रिंसिपल था कि भाई शराब नहीं होनी चाहिए, तो लिकर बैन इसी से आया। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या होता है। तो ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP ये कहाँ से आया है, तो ये आया है आपके आयरलैंड से, ठीक है ना। अब मतलब आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। फिर से वही सवाल है कि विच कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूट फ्रेमिंग ऑफ DPSP, ठीक है। DPSP से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में इसको DPSP भी बोलते हैं, ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये फिर से वही आयरलैंड है, ठीक है। फिर
इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होती है भाई, हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें दो होते हैं ना, राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा लोअर हाउस। तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, राज्यसभा को तो अपर हाउस है। और क्या है कैसे है, जब हम क्वेश्चन करेंगे इसको ठीक से समझेंगे। अभी बस ये है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टैलेंट के ऊपर या एक्सपीरियंस या सर्विस ये सब के उस पर रिप्रेजेंटेशन यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है ना। राज्यसभा में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको नॉमिनेशन भी कहते हैं। नॉमिनेट करते हैं, कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट राज्यसभा में कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं, यानी वो चुन के नहीं आए हैं, इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने। प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं भाई, अब जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में थे, वो पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको कि राज्यसभा में स्पोर्ट्स के उसमें लाया गया था। तो भाई बड़ी चीज़ है। तो ये कहाँ से आया, अब ये तो आपको पता है कितने होते हैं, क्या कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है, 12 होते हैं। और लोकसभा में कितने होते हैं, लोकसभा में 2 होते हैं, लेकिन वो टैलेंट और उसमें नहीं होते, वो एंग्लो इंडियन 2, ठीक है। इनको भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से लिया गया है, इसका फिर से आयरिश रिपब्लिक, आयरिश आयरलैंड वही, ठीक है ना, आयरिश रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन से ये इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तो आप इतना कुछ देख ही चुके हो कि कौन सा कहाँ से, ऐसे सवाल हैं। देखो ये एक लिस्ट है, ये कहाँ से आया, ये तो फंडामेंटल राइट्स मैंने बता ही दिया था, वो यूएसए से आया है। डीपीएस भी बता ही दिया था, आयरिश से आया है। भाई यूनियन स्टेट रिलेशन, वही फेडरल रिलेशन, ये बताया था, कनाडा से आया। बचा क्या, कैबिनेट गवर्नमेंट, ये हमारी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो आंसर सही दिख रहा है वो होगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा फास्ट जाऊँ तो आप उस जगह रोक के उसको नोट कर लीजिए। वैसे क्वेश्चन नोट करने का कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना कि कौन सी चीज़ कहाँ से है, तो बस आप सवाल कर ही लेंगे फिर। अगला देखते हैं, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, वही यूएसए। वही राइट्स और इन सब के मामले में यूएसए बहुत आगे है, और हम भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। भैया उनको इतने 100 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, हम लोग अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, तो धीरे धीरे उसी रास्ते में थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि देश का कुछ नहीं हो सकता, हम आप ऐसा सोचेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। और देखो राइट्स है, ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A बाद में डाला था। ये मैंने कल बताया था ना, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, 1976 में हुआ था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई थी। 1976 में आई थी, पहले नहीं था। ये किसमें, पार्ट 4A में है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये कहाँ से इंस्पायर होकर आया था, ये आया था आपका रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मर सोवियत यूनियन था ना उस टाइम, उसके बाद ये फिर ब्रेक हो गया था, तो सोवियत यूनियन था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ से इंस्पायर होकर फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें डाल दी गई थी, ठीक है। और ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स, फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फंडामेंटल राइट्स यहाँ से आया। और फंडामेंटल राइट्स फिर से अमेरिका। भाई आप देखिए ना कि कहाँ कहाँ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही बार बार। ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम, अब देखो मैंने बताया था ना कि भाई ब्रिटेन बहुत बड़ी तोप रही है अपने टाइम की, लेकिन इनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो दिग्गज जो शुरुआत हुई है वो अमेरिका से हुई, मेनली जो मॉडर्न टाइम्स में बताया जाए, ठीक है, तो अमेरिका में हुई है। और हमारा भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये क्वेश्चन हैं आपके। और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई बात हो आप मुझे कमेंट करिए, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ट्विटर पे भी मेरा हैंडल है @पड़पंच। पड़पंच की स्पेलिंग में भैया वही है, हिंदी का वर्ड है इंग्लिश में है, तो @PADHPANCH, ठीक है, ये ट्विटर हैंडल है। और इंस्टा में भी बनाया है, धीरे धीरे उसको और करेंगे। फिलहाल तो आप यूट्यूब के माध्यम से कुछ भी हो, और आप कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फीडबैक, आई एम ओपन टू ऑल। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, उस पर कोई स्पेसिफिक आपको टॉपिक्स हैं, उस पर कोई बात करनी है, तो कुछ वीडियो बनाना चाह रहे हैं आप, तो मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट।